तो दोस्तों हमारी आज की कहानी है दिल्ली के रहने वाले श्री किशन स्वरूप की, जो कि एयरफोर्स में अकाउंटेंट हैं। तो ये एक दिन अपने ऑफिस जाते हैं, तब उनकी वाइफ और 27 साल का बेटा घर पर ही थे। जब वो ऑफिस से लौटते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। तो वो घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही बाथरूम की तरफ जाते हैं देखते हैं कि वहाँ उनकी 55 साल की पत्नी बबीता की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। वो अपने बेटे को आवाज देते हैं और उसके कमरे की ओर बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बेटे की भी लाश पड़ी हुई थी, वो भी खून से लथपथ था। श्री कृष्ण स्वरूप चीखने लगते हैं तो उनकी चीख पड़ोसियों तक पहुंचती है और पड़ोसी उनके पास आते हैं। पड़ोसी पूछते हैं तो वो देखते हैं कि घर पर 2 लोगों की लाश पड़ी है। घर का सामान बिखरा पड़ा था। तो पड़ोसियों में से ही किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस की टीम पहुंचती है। मामला एयरफोर्स के कर्मचारी का था तो पुलिस इस केस को काफी सीरियसली लेती है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। घर की चीजें इस तरह से फैली थी कि उसे देखकर लग रहा था कि मैटर लूटपाट का है। फिर अगले दिन मां और बेटे दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब तक पुलिस की जांच जारी थी। एक अजीब सी चीज ये थी कि इनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे थे, लेकिन उसका जो पीवीआर था वो गायब था। इसका मतलब ये था कि जिसने भी ये किया उसे मालूम था कि घर में कैमरास लगे हैं, इसलिए वो लूटपाट के दौरान कैमरे का डब्बा ही ले गया। तो ये चीज थोड़ी अजीब लगी पुलिस को। फिर पुलिस किशन स्वरूप जी के दुश्मनों के बारे में पूछताछ करती है, क्योंकि वो एयरफोर्स में थे तो हो सकता है कि उनके दुश्मन हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। पुलिस अब भी जांच कर रही थी तो पता चला कि श्री किशन स्वरूप जी का जो बेटा था वो एक कंप्यूटर फर्म में काम कर रहा था, लेकिन जब 2020 में कोरोना की वजह से सबकी नौकरी गई तो उसकी भी नौकरी चली गई। वो तब से ही अब तक बेरोजगार ही था। पुलिस को श्री किशन स्वरूप जी ने ये बता दिया कि घर पर ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी, सारे पैसे वैसे बैंक में होते हैं, सोने गहने ये सब कुछ भी नहीं था। तो पुलिस ने ये पता किया कि इनके घर के अंदर आने का रास्ता कहाँ से है और उस रास्ते में किसी का कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है या नहीं, जिससे कि कोई फुटेज मिल जाए। काफी फुटेज मिलती है, लेकिन उसमें कुछ भी पुलिस के काम का नहीं था। इसी दौरान कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक घर से एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जो बस 4 सेकंड की थी। उस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स चेहरे में गमछा लगाए हाथ में कुछ लेकर जा रहा है। अब पुलिस को वो उसके हाथ का सामान कुछ डीवीआर जैसा लग रहा था, जिसमें की सीसीटीवी फुटेज सेव होती है, जो कि श्री कृष्ण स्वरूप जी के घर से गायब था, लेकिन उस शख्स का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। अब पुलिस उस फुटेज को लेकर तमाम पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि शायद ये इंसान किसी के पहचान में आ जाए, लेकिन कुछ नहीं समझ आता। उस सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स पैदल चलकर जा रहा था। तो पुलिस को ये शक हुआ कि अगर ये कातिल है तो ये पैदल नहीं आता, ये किसी की गाड़ी में आता। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है ये आसपास पड़ोस में रहता हो, या फिर ये हो सकता है कि इसने किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया होगा। लेकिन उस फुटेज को जितने पड़ोसियों को दिखाया गया उन सबने कहा कि इस हुलिये और इस पहनावे का शख्स वहाँ इस इलाके में कोई भी नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया कि वो कोई आसपास में रहने वाला इंसान नहीं है। रिश्तेदारों को भी फुटेज दिखाई गई, उन लोगों का भी यही कहना था कि ऐसा किसी शख्स को लोगों ने नहीं देखा। अब वो शख्स पैदल घर तक आया, इसका मतलब ये था कि वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहां तक पहुंचा होगा। अब पुलिस ने उस इलाके के ऑटो रिक्शा, कैब, टैक्सी सबका पता किया और उनके ड्राइवर से पूछताछ की कि मंगलवार को दोपहर से शाम के बीच में कोई इस तरह के दिखने वाला शख्स उन्हें दिखा या नहीं। बहुत सारे ऑटो वाले और कैब ड्राइवर से पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक से एक दिन जब ये पूछताछ चल ही रही थी, तब एक बैटरी रिक्शा वाला सामने आता है और पुलिस को बताता है कि इस हुलिया शख्स गमछे से चेहरा छुपाए उसके रिक्शा में बैठा था। पुलिस ने उस रिक्शा वाले से पूछा कि तुम्हारे रिक्शा में तो बहुत से लोग आते होंगे, तो तुम्हें ये इंसान इतने अच्छे से याद कैसे है? तो उसने बताया कि वो जब मेरे रिक्शा में बैठा तो उसकी टी शर्ट पे कुछ खून का छींटा था। तो मैंने उससे पूछा भी था कि क्या हुआ, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो। तो फिर रिक्शा वाला उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देता है, लेकिन रिक्शा वाले ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। तो पुलिस फिर सोचने लगी कि क्या फायदा, इस रिक्शा वाले को भी कुछ मालूम नहीं, अब इतने बड़े शहर में बिना किसी सुराग के कैसे ढूंढेंगे। लेकिन फिर रिक्शा वाले ने कहा कि जब उसने उस मेट्रो स्टेशन में छोड़ा तो वहां तक का किराया 30 रुपए था। तो उसने 20 का नोट दिया और एक 10 का नोट दिया, लेकिन जो 10 का नोट था वो फटा हुआ था। तो रिक्शा वाले ने लेने से इनकार कर दिया। तो उस शख्स ने कहा कि उसके पास और कोई दूसरा नोट नहीं है, बस यही है, और बाकी 500 का नोट है जिसका की चेंज नहीं है। तो अब रिक्शा वाले ने उससे कहा कि आप मुझे मेरे नंबर पर पेटीएम कर दो। उस शख्स ने नंबर नोट किया और उसे पेटीएम कर दिया। यह स्टेटमेंट सुनते ही पुलिस को उम्मीद की किरण मिली। पुलिस ने फौरन उसका नंबर रिक्शा वाले के पेटीएम से निकाला तो पता चला कि यह मोबाइल नंबर एक अभिषेक नाम के इंसान पर रजिस्टर्ड है। तो सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो अभिषेक खुद श्री किशन स्वरूप की वाइफ के भाई का बेटा निकला। फिर पुलिस उसके भाई के घर जाकर अभिषेक को पुलिस स्टेशन लेके आती है। अब अभिषेक को देखने के बाद पुलिस खुद हैरान हो जाती है, क्योंकि कत्ल के कुछ घंटों बाद से ही अभिषेक श्री किशन स्वरूप के घर पर ही था, क्योंकि उसकी बुआ और उसके कजन की डेथ हुई थी। हॉस्पिटल, शमशान, यहाँ तक कि जब पुलिस पड़ोसियों का बयान ले रही थी तब भी वो उनके सामने ही था, और तो और वो पुलिस वालों पे दबाव भी बना रहा था, आप मेरी बुआ और भाई के कातिल का पता लगाइए। मतलब हर चीज में वो कत्ल के बाद पुलिस के साथ ही था, यानी कि कातिल पुलिस के सामने ही था और पुलिस को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब वो पकड़ा गया था। फिर उस 4 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज से उसका मिलान किया गया उसके चलने की स्टाइल से। तो वो 4 सेकंड वाला शख्स और अभिषेक की चलने की स्टाइल आसपास में मैच कर गई। उसके कपड़ों से भी पता चल गया कि अभिषेक के पास भी ऐसे कपड़े हैं। अब अभिषेक के पास कोई चेहरा नहीं बचा, तो उसने कबूल कर लिया कि कत्ल उसने किया था। पुलिस को
को स्टार्टिंग से ही शक था कि ये कोई लूटपाट का मामला नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत से केसेस होते हैं जिसमें कातिल कत्ल करने के बाद घर के सामने जानबूझकर सामने आता है, जानबूझकर बिखेर देता है। एक लूटपाट का सीन क्रिएट करने के लिए अभिषेक ने भी यही किया। उसने कत्ल डंबल से किया था, तो उसे ये पता चल गया था कि ये मामला लूटपाट का नहीं बल्कि दुश्मनी का है। अब दुश्मनी की वजह ये थी कि कुछ वक्त पहले अभिषेक की बहन की शादी हुई थी, तो शादी के दौरान अभिषेक ने अपनी बुआ से 50,000 रुपए का कर्जा लिया था और कहा था कि वो जल्दी ही लौटा देगा। बीच में कोरोना आ गया, सभी लोग तंगी में चले गए, तो अभिषेक वक्त पे पैसे नहीं लौटा पाया, तो उसकी बुआ लगातार पैसों के लिए टोकती रहती थी। तो कत्ल वाले दिन अभिषेक अपनी बुआ के यहाँ गया, वहाँ उसने सबके साथ खाना भी खाया और अपने कजन के साथ पिक्चर भी देखी। इसी दौरान शाम को उसकी बुआ ने फिर उसे पैसों के लिए टोक दिया। तब अभिषेक को गुस्सा आ गया कि ये जानते हुए भी कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, उसकी बुआ बार बार उससे पैसे मांग रही है, जलील कर रही है। और इसी गुस्से में वो उठा और घर पे रखे हुए डंबल को उठाया और जाकर अपनी बुआ के सर पे मारना शुरू कर दिया। इससे बुआ की जान चली गई। फिर उसे ये लगा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि घर में दूसरा एक विटनेस भी था, बबीता का बेटा। तो फिर वो उसी डंबल को उठाकर अपने कजन के रूम में जाता है और उसे भी बार बार डंबल से मारकर उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वो लूटपाट का सीन क्रिएट करता है और फिर वहाँ से मुंह पर गमछा डालकर घर से निकल लेता है और फिर रिक्शा में बैठकर मेट्रो स्टेशन तक जाता है और फिर वहाँ से अपने घर पहुँचता है और घर पर ऐसा रिएक्ट करता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर बातें रिश्तेदारों तक पहुंचती हैं, तो वो ऐसी एक्टिंग करता है कि फिर बहुत दुख में है, उसको बहुत बुरा लग रहा है। वो एक्टिंग करने लगता है जिससे कि उस पर कोई शक ना हो और इसलिए वो लगातार पुलिस के सामने रहता है। लेकिन आखिर में उसकी एक गलती से सारा सच सामने आ जाता है। तो ये थी एक ऐसे कातिल की कहानी जिसका खुलासा शायद नहीं हो पाता अगर वो फटा हुआ 10 रुपए का नोट ना होता। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय बाय।